नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में आप देखते हो कि हवा में बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं रहता है तुलना में बारिश के और ठंड के मौसम के। और यही बाष्प यानी कि हवा में पानी का जो प्रमाण, जिसे हम आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कई नाम से संबोधते हैं, भाई यही मॉइस्चर कम होने के कारण हमारे फसल के अंदर रोग कम आते। लेकिन जो रोग आते हैं वो ज्यादा खतरनाक नहीं होते, लेकिन उनके अंदर होता है साइलेंट किलिंग एक्शन। मतलब वो धीरे धीरे आपकी फसल को खत्म करने का काम करते। और इसी वातावरण में कुछ कीटक भी अटैक करते जो कि बहुत खतरनाक होते, जैसे कि रेड माइट हो गया। तो इन्हीं प्रकार से गर्मियों के दिनों में कौन कौन से रोग आने की संभावना रहती है ज्यादातर, और कौन कौन से कीटक अटैक करने की संभावना रहती है, इन के बारे में आपको टोटल जानकारी मिलने वाली है। मतलब उसके कंट्रोलिंग के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। तो इसी बात के लिए एक लाइक भी बनता है। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं गर्मियों में आने वाले कीट रोग से मुक्ति। तो सबसे पहला वाला रोग आने की संभावना रहती है, भाई देखो यहाँ पे हम कौन सा वाला कंडीशन अपना रहे हैं। आपका गर्मियों का सीजन चल रहा है और उस गर्मी के सीजन के अंदर कोई भी बेमौसमी बारिश नहीं है। तो ये सब चीजें लागू होती है। अगर बेमौसमी बारिश होती है तो बारिश में जो रोग आपको दिक्कत लाते हैं वो रोग आपकी फसल के ऊपर भी आने की संभावना रहती है। तो ये बात भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो गर्मियों में सबसे पहले खतरनाक वाला अगर रोग की बात करें तो वो है पाउडरी मिल्ड्यू। जी हाँ, पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ही खतरनाक रोग में इसलिए कहता हूँ। एक बार तो आपका डाउनी मिल्ड्यू बढ़िया, लेकिन ये पाउडरी मिल्ड्यू बहुत खतरनाक। क्योंकि डाउनी मिल्ड्यू का इंफेक्शन अगर पत्ती के ऊपर हो गया तो वो अपना नुकसान तो एक कम दिनों में ज्यादा नुकसान करके निकल जाता है। हम फसल भी खत्म कर देते हैं वहां पे। लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू एकदम साइलेंटली आपके फसल के अंदर बढ़ता है। ना ही फसल निकालने की आपके मन में आता है, ना ही वो रोग कंट्रोल होता है। तो इसीलिए पाउडरी मिल्ड्यू को मैं धीरे धीरे बढ़ने वाला रोग यानी कि साइलेंट किलर भी कहता हूँ, जो कि आपकी फसल को धीरे धीरे खत्म करता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू की माने तो पाउडरी मिल्ड्यू आपका जब मौसम खुला हो, ज्यादा ह्यूमिडिटी ना हो और ड्राई क्लाइमेट के अंदर ही आपका पाउडर मिल्ड्यू का अटैक होता है। तो इसीलिए इस पाउडर मिल्ड्यू के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। आपका फॉलिकेयर हो गया, स्कोर हो गया, डोमार्क हो गया, टिल्ट हो गया, कुमा अपना क्वांटप हो गया। तो इस तरीके के फंजीसाइड बहुत अच्छी तरीके से डाउनी मिल्ड्यू के लिए प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनिक में अगर गाय के दूध का इस्तेमाल करते हो तो पाउडर मिल्ड्यू के लिए भी बहुत बढ़िया रिजल्ट वहां पे आ जाते हैं। और उसके अन्य फायदे भी आपको मिल जाते हैं। और दूध इस्तेमाल करने के लिए अच्छा होता है, कोई रिएक्शन नहीं करता और बेझिझक आप ये आपको कम कॉस्ट में मिल जाता है। तो पाउडर मिल्ड्यू का ये चीज होता है। दूसरा वाला पाउडर मिल्ड्यू की चीज का है, तो जहां से हवा एंटर करती है आपकी फसल के अंदर, मतलब जिस दिशा से अगर पूर्व से हवा आपके खेत के अंदर आ रही तो पूर्व बाजू में आपको पाउडर मिल्ड्यू का सबसे ज्यादा इंफेक्शन दिखाई देगा। अगर आप हवा को रोक पाए तो आप पाउडर मिल्ड्यू के फैलाव को भी अच्छी तरीके से रोक पाएंगे। अभी दूसरा वाला रोग कहते हैं जो कि आपकी गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा अटैक करता है, वो है अर्ली ब्लाइट। तो अर्ली ब्लाइट मतलब क्या होता है, तो अर्ली ब्लाइट पत्तियों के ऊपर पीले पीले आकार के पीले पीले रंग के गोल गोल आकार के बड़े बड़े धब्बे होते हैं, जिसे हम अर्ली ब्लाइट कहते हैं। तो अर्ली ब्लाइट के लिए कौन सी दवाइयाँ अलग से डालनी पड़ती है, तो बिल्कुल भी नहीं। अर्ली ब्लाइट के ऊपर जो भी दवाइयाँ काम करती है वो दवाइयाँ पाउडर मिल्ड्यू की भी है। मतलब जब भी मैंने कहा ना, फॉलिकेयर, अपना क्वांटप हो गया, स्कोर हो गया, डोमार्क हो गया, तो वो दवाइयाँ आपके अर्ली ब्लाइट के ऊपर भी कार्य करती है। तो इसीलिए इसके ऊपर कुछ अलग से दवाइयाँ डालने का झंझट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तीसरा वाला चीज जो है, तो अभी रोगों के अंदर बात करें तो ये दो रोग प्रमुख है। ये सबसे ज्यादा मात्रा में आते हैं। बाकी जड़ों में ना ही विल्ट का ज्यादा समस्या रहता है, ना ही डायबैक का ज्यादा समस्या रहता है। क्योंकि नमी जैसे हवा में कम रहती है वैसे जमीन में भी कम रहता है। तो इसीलिए जो रोग है वो कम से कम आते हैं, लेकिन कीटकों की सूची ज्यादा बड़ी है। तो सबसे पहला और खतरनाक गर्मियों के दिनों में आने वाला अगर कीट है तो वो है रेड माइट। तो रेड माइट आपको पता है भाई, मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि अगर ये समय पर आपके फसल के अंदर आपने पहचाना नहीं तो ये पूरी फसल आपकी तबाह करने की ताकत रखता है।
कुछ ही दिनों में, ये बात बहुत जरूरी है। तो इसीलिए रेड माइट बहुत सूक्ष्म होता है, पहचानने में जल्दी नहीं आता है। ऊपर से पत्तियां पीली दिखती है, आप रोक समझ कर दवाइयाँ और ही कुछ डालते रहते हो, लेकिन वो अंदर की तरफ पत्तियों के नीचे की तरफ बढ़ता ही जाता है। तो इसीलिए रेड माइट को कंट्रोल करना और पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार रेड माइट की पहचान हो गई तो रेड माइट को कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, रेड माइट के कंट्रोल के लिए सुबह के वक्त क्या करना है, 200 लीटर पानी के लिए 100 ग्राम आपको सल्फर का इस्तेमाल करना है, प्लस उसी के साथ गाय का दूध 500 ml लेना है। सल्फर का डोज हमने हाफ लिया है, तो आपको क्या करना है, पत्तियों के नीचे प्रेशर में आपका स्प्रेइंग का जो प्रेशर रहेगा वो ज्यादा रखना है और पत्तियों के नीचे टारगेट करना है जिससे जालियां फट जाए, टूट जाए और आपका सल्फर वो रेड माइट तक पहुंच सके। पानी ज्यादा लगे, 2-3 गुना रेगुलर स्प्रेइंग से ज्यादा पानी लगे तो भी चलता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इससे आपका रेड माइट अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाए। तो उसी दिन शाम को आपको क्या करना है, जब जालियां फटी होगी तो आपका जो हाईपाई वाला जो महंगा वाला जो कीटनाशक है जो आपके रेड माइट के ऊपर काम करता है, आपको उसी दिन शाम को क्या करना है, रेगुलर स्प्रे डालना है। अबासिन का डाल सकते हो या फिर किसी और आपका कोई और मिटीसाइड डालना है तो उसका भी डाल सकते हो। तो वो आप शाम को रेगुलर मात्रा में आपको स्प्रे करना है। जैसे आप रेगुलर ये 2 स्प्रे आपने निकाल लिए तो आपका रेड माइट बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। रेड माइट आता कैसे, तो भाई देखो, जिन किसानों के खेत के अगल बगल में एक रास्ता होता है, रास्ते के कारण क्या होता है, धूल मिट्टी वहां से उड़ती रहती है, तो उसी धूल मिट्टी के सहारे रेड माइट का अटैक होता है। आप ऑब्जर्वेशन करना, जहाँ पे रेड माइट का हेवी अटैक रहता है वहां के अगल बगल में कोई ना कोई रास्ता ऐसा रहता है जहां से ज्यादा भीड़ आती जाती है। तो इसीलिए रेड माइट बहुत खतरनाक है, इसीलिए हमने इसको पहले नंबर पे ले लिया है। तो रेड माइट कंट्रोल करने के बाद आता है अपना थ्रिप्स। तो थ्रिप्स में भी आप 2 प्रकार देख रहे हैं, एक तो ब्लैक थ्रिप्स हो गया और एक अपना पीले रंग का थ्रिप्स हो गया, येलो थ्रिप्स हो गया। तो येलो थ्रिप्स और ब्लैक थ्रिप्स कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल आपको लग रहे होंगे, तो ये चीज आप थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिएगा और अच्छे से कवरेज का अगर इशू आप सॉल्व कर लेते हो। और हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमने 3 कॉम्बिनेशन बना कर दिए, अगर आप उन 3 कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते, थ्रिप्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, मैं चाहूँ तो लास्ट में आपको वो वाला वीडियो भी दे दूंगा। तो उन कॉम्बिनेशन को अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करोगे तो आपका थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगा। थ्रिप ज्यादा आने की कारण भी एक कारण भी बता देता हूँ। थ्रिप ज्यादा आने का कारण ये है कि आजकल की जो भी नई नई वैरायटीज है उनके अंदर नाजुकपन इतना भरा हुआ है कि भाई उसी नाजुकपन के कारण आपका थ्रिप्स और वायरस जैसे रोगों का ज्यादा अटैक हो रहा है। तो ये इनसे अगर बचना है आपको तो सिंपल वाला चीज है, इतनी भी नाजुक वैरायटी आपको चुनना नहीं। और दूसरी वाली बात क्या है, आपको अपने बेसल डोज के अंदर नाइट्रेट नाइट्रोजन वाला कोई भी चीज नहीं डालना है ज्यादा, अगर ऐसी वैरायटी का चुनाव करते हो। पत्तियां रब करने की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए। अगर आप एक कर पाए तो आप थ्रिप्स हो गया, मतलब येलो थ्रिप्स हो गया, ब्लैक थ्रिप्स हो गया, उसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। इसके बाद आता है आपका मिलीबग। मिलीबग गर्मी के दिनों में बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। तो मिलीबग का क्या सीन है, तो सबसे पहली वाली बात करते हैं कि भाई मिलीबग बहुत ही, उसका जो लेयर होता है ऊपर वाला वो एकदम चिकट रहता है, उसकी तरफ जो दवाइयां है पोष ना पाने के कारण उसका कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मिलीबग कंट्रोल करते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको बिना ड्रेंचिंग के आप मिलीबग को कंट्रोल करने चाहोगे तो बहुत मुश्किल होगी। तो सबसे पहले ड्रेंचिंग करने में आप कोई भी एक नियोनिकोटिन ग्रुप का इंसेक्टिसाइड उठा सकते हो, जैसे कि आपका कॉम्पिडर हो गया या फिर एक्ट्रा हो गया, कोई भी नियोनिकोटिन ग्रुप का इंसेक्टिसाइड उठाना है। तो आपने समझ लो इंसेक्टिसाइड का ड्रेंचिंग कर लिया और ऊपर से आपको क्या करना है, ऊपर से आपको करना है, आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे ले सकते हैं, आप बुप्रोफेजिन का यानी कि एप्लॉड के नाम से आता है उसका स्प्रे ले सकते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से एप्लॉड और कार्टाप हाइड्रोक्लोरोपदान आप दोनों का एक साथ इस्तेमाल करके भी अपने फसल में अच्छी तरीके से मिलीबग का कंट्रोल कर सकते हो। अभी मिलीबग के बारे में थोड़ा हिडन ट्रिप्स अगर बताने चाहे, जिस किसान का वाटर मैनेजमेंट बहुत गंदा होता है, जी हाँ गंदा होता है, सुनने में थोड़ा गंदा लगेगा लेकिन भाई वहां पे ही मिलीबग का अटैक ज्यादा होता है। अभी आप कहोगे सर जी ये क्या बोलते हैं, जी हाँ इसका लॉजिक भी है। आप देखना जहां पे मिलीबग का सबसे ज्यादा हैवी अटैक हो उस किसान का वाटर मैनेजमेंट के ऊपर एक बार ध्यान देना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि उसका वाटर मैनेजमेंट गंदा है या फिर नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अन्य निर्माता चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।